अमित शाह के 3 बार छत्तीसगढ़ दौरे के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 बार छत्तीसगढ़ दौरे के बाद फाइनली अब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 13 अगस्त को तय किया गया है जिस दिन वो छत्तीसगढ़ आएंगे और वो जांजगीर चांपा का दौरा करेंगे। और बिल्कुल बघेल पर भरोसा, इसका जो एक सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा और उसी आयोजन में वो लोगों को एड्रेस करेंगे। आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दौरे के सियासी मायने हैं। नमस्कार और जय जोहार, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप में। हमारे साथ मौजूद है सुनील कुमार जी, जो हमारे बहुत चहीते सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ऑलमोस्ट हमारे बहुत सारे एपिसोड्स में रहे हैं विश्लेषण करने के लिए। सर, आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप में। सर, जैसे कि मैंने कहा, बीजेपी की जो हाई कमान है वो लगातार आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी रिसेंटली आके निकले, 1 महीना हुआ। अमित शाह जी ने पूरी कमान संभाली हुई है छत्तीसगढ़ की। जेपी नड्डा भी आके जा चुके हैं। ओम माथुर जी यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। मनसुख मंडाविया जी भी आ गए। तो सेंट्रल लीडरशिप का एक इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ में बहुत साफ साफ देखने को मिलता है। वैसे ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी तक जो कमान है वो सीएम ने संभाली हुई है और पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा आ रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा एससी सीट्स हैं सर। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो टोटल एससी सीट्स 10 हैं, जिनमें से 7 कांग्रेस के पास है। आपको लगता है कि ये जो एक फोकस है एक ऐसे जगह पे आना, एससी सीट के ऐसे जगह पे आना, कांग्रेस एक स्ट्रैटेजी माइंड में रख के आ रही है? क्यों नहीं, चुनाव के समय अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहा है जी, तो जाहिर है कि उसको सोच समझ कर ही लोकेशन छांटी गई होगी। जो अमित शाह कभी कोरबा जाते हैं, कभी जगदलपुर जाते हैं, तो उसका मतलब है कि जो दो लोकसभा सीटें उनके हाथ में आज नहीं है, उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। तो ये लोकेशन तो हमेशा ऐसी ही छांटी जाती है कि किस जाति के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, किस धर्म के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जो हैं, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि वो एक दलित समुदाय से आते हैं। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हैं। अपने खुद के दम पर आगे बढ़ते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस चाहे कितनी ही कमज़ोर क्यों न हो, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना छोटी बात नहीं है। बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। कांग्रेस के 90% टॉप लीडर्स इस हसरत में गुजर जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। खड़गे बने हैं। खड़गे का परफॉर्मेंस देखिए, पार्लियामेंट के भीतर देखिए, पार्लियामेंट के बाहर देखिए। उनकी बहुत थरूर जैसी हैंडसम पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन जो वो बातें करते हैं, वो बातें अपनी रस्टिक जुबान में लोगों को जिस तरह से जोड़ती है और जिस तरह की उनकी सोच है, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, कांग्रेस की फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग है, ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, उटपटांग बात नहीं करते हैं कई पार्टी के नेताओं की तरह। बिल्कुल। तो खड़गे जो है, मुझको लगता है कि इतने सही व्यक्ति हैं। कांग्रेस के मेन इलेक्शन कैंपेन जो शुरू होने जा रही है उसकी शुरुआत के लिए, जो आपने कहा कि 10 दलित सीटें हैं कांग्रेस के पास में, प्रदेश में 7 कांग्रेस के पास हैं। बसपा का भी दलित सीटों पे कंसंट्रेशन रहता है। अमित जोगी की जो पार्टी है वो भी दलित सीटों पे कहीं न कहीं दखल रखना चाहेगी। ऐसी हालत में दलित सीटों पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाना कांग्रेस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आदिवासी सीटें कई खोने जा रही है कांग्रेस। ऐसे में दलित सीटें कम से कम रिटेन करे, कुछ और बढ़ा ले, ये कोशिश कर सकती है कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को वहाँ बुला के। हिंदुस्तान की राजनीति में जाति कोई बहुत छुपी हुई नहीं रहती। सबकी, हर नेता की जाति जो है सामने रहती है, उसका एक मतलब रहता है, उस जाति की वजह से भी उनको महत्व मिलता है। तो खड़गे जो हैं, एक दलित होने के नाते भी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब सवाल ये उठता है कि खड़गे के वहाँ आने के या कांग्रेस के उस जगह को छांटने के और क्या असर होंगे। बिल्कुल जी सर। हाँ। और असर को समझना जरूरी इसलिए है कि पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जितने मनोनयन किए हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बदल के बनाया, किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, अभी उन्होंने 3 लोगों को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। रमन सिंह पहले से थे, एक आदिवासी महिला लता उसेंडी और एक सवर्ण महिला जो कि बॉर्न गैर छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़ की हैं, वो सरोज पांडे। ऐसे जितने बड़े नॉमिनेशन बीजेपी के छत्तीसगढ़ में हुए हैं,
आप याद करके देख लीजिए, आपको एक दलित नाम देखने भी नहीं मिलेगा। सर आपने ये जो बात कही बहुत अहम बात है कि, और मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही था सर, कि बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा ओबीसी फोकस्ड होकर अभी काम कर रहा है, क्योंकि अगर शीर्ष उनका नेतृत्व भी देखा जाए तो नारायण चंदेल जी भी ओबीसी कुर्मी कम्युनिटी के हैं, जिससे सीएम भूपेश बघेल खुद आते हैं। अरुण साव साहू कम्युनिटी के हैं, ओबीसी चेहरा है। एक ही डिवीजन के हैं दोनों, एक ही डिवीजन के एक ही डिवीजन के हैं जी। और कोई दलित बड़ा नेता अभी तक नॉमिनेट नहीं किया गया है किसी भी जगह। तो मेरा ये मानना है कि जो 10 दलित सीटें हैं, 12% दलित वोट हैं इस प्रदेश में जी। और दलित पूरे देश में बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में हैं। मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर कि किसी दलित को क्यों महत्व बीजेपी नहीं दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के बहुत सारे फैसले गलत कैसे होते हैं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। कल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाने वाला है जी। पिछला विश्व आदिवासी दिवस जब मना था तब भाजपा ने अपने उसी दिन अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर एक ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। कल वो दिन आ रहा है। ये केवल संयोग है कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये दलितों की क्यों उपेक्षा कर रहे हैं, दलितों की क्यों अनदेखी कर रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को दलित बेल्ट के बीच में लाकर पहला बड़ा प्रोग्राम है जी। ये राष्ट्रीय नेता को लाकर ये पहला बड़ा प्रोग्राम कर रही है कांग्रेस। तो मुझको लग रहा है कि ये बीजेपी से एक लीड ले रही है, बड़ी लीड ले रही है दलित मोर्चे पर, दलित फ्रंट पर। सर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे जाती हुई नजर आ रही है। फिर से इस कास्ट पॉलिटिक्स को अगर समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस एक स्टेप आगे जा रही है इस दौरे से, क्योंकि बीजेपी तो ओबीसी वर्सेस ओबीसी में कहीं ना कहीं मैं जो कह रहा हूँ ये बात केवल दलित मुद्दे पर कह रहा हूँ। मैं भी आदिवासी मुद्दे पर नहीं जा रहा हूँ। आदिवासी मुद्दे में देखेंगी तो ईसाई बन चुके आदिवासी हिंदू बनाए जा रहे आदिवासी, और जो खालिश आदिवासी रह गए वो ऐसे कई मुद्दे हैं जहाँ भाजपा कांग्रेस से खासी आगे है। तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ दोनों ही पार्टियां बहुत ताकतवर हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम और ईसाई की, जिनमें दोनों ही पार्टियां कमज़ोर हैं। एक पहले से कमज़ोर थी, दूसरी अब खुद होकर कमज़ोर बनी है, तो वो एक अलग बहस का मुद्दा है, हम उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो आप कह रही हैं कि 12% दलित वोटर, 10 सीटें हैं उनकी, इसको अगर हम देखते हैं तो ये खरगे का आना कांग्रेस के हिसाब से एक बड़ा कार्यक्रम है। मैं ये भी नहीं कहता कि खरगे से यहाँ के दलित एकदम से प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ दलितों के बीच में कांग्रेस और बीजेपी के ग्रास रूट लेवल पे लीडर्स हैं। कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पे भी रखा हुआ है, कैबिनेट में 2 दलित मंत्री हैं कांग्रेस के, उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी दलित पर्याप्त हैं। भाजपा अभी दलित मोर्चे पर हर तरह से कमजोर मुझको दिख रही है। सर भाजपा आपको कमजोर लग रही है, आप अगर एक वर्ड ऑफ एडवाइस देना चाहें भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को, क्या देंगे कि वो इस जो पूरे इस दौरे है उसको कैसे काउंटर कर सकता है, इस पूरे स्टेप को, कांग्रेस के इस वेल थॉट आउट स्टेप को काउंटर कैसे किया जा सकता है? एक तो मैं अच्छा खासा पैसा चाहूंगा कोई एडवाइस देने के लिए। बीजेपी को बड़ी संपन्न पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे संपन्न पार्टी है, गली गली में उसके बड़े बड़े महल जैसे ऑफिस बने हुए हैं। ऐसी पार्टी को मुफ्त में सलाह देना जो है वो मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए रोटी छीनने जैसा है मेरा। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी को दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, माइनॉरिटी के लिए और महिलाओं के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। बीजेपी को एक अपर कास्ट, ब्राह्मणिकल, एक एरोगेंस से बाहर आना चाहिए। मैं केवल उनके चुनावी फायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इस देश के लोकतंत्र के फायदे के लिए भी कह रहा हूँ, मैं इस देश की आबादी के फायदे के लिए भी कह रहा हूँ। बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ये हम इसको पसंद करें या न करें, ये एक रियलिटी है। बिल्कुल। इस रियलिटी के साथ अगर मुझको इनको सलाह देना है तो मैं ये सलाह दूंगा, अपने खुद के चुनावी भले के लिए और देश के लिए और लोकतंत्र के लिए, बीजेपी शुड बी मोर सेंसिटिव टू दलित, आदिवासी, वीमेन एंड माइनॉरिटी। सर बीजेपी तो कहती है कि हमने एक ट्राइबल लेडी को, द्रौपदी मुर्मू जी को हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रखा है। ये उनका बहुत सॉलिड एक आर्गुमेंट उनकी तरफ से हमेशा से आता है।
हिंदुस्तान में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है इट इज ऑलवेज सिंबॉलिक, ये प्रतीकात्मक रहती है। द्रौपदी मुर्मू के मुंह से आपने मणिपुर शब्द भी अगर सुना होगा 3 मई से आज तक, तो आप मुझको बतला दीजिए। आपने उनका एक अफसोस भी सुना होगा मणिपुर को लेके, तो मुझको बतला दीजिए। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बुला के बात की हो, राज्यपाल को बुला के बात की हो, तो आप मुझको बतला दीजिए। एक ऐसे रबर स्टैंप पोजीशन पे किसी को राजभवन या राष्ट्रपति भवन में बैठा देना, ये केवल एक अपीजमेंट है, अपीजमेंट टू माइनॉरिटी, अपीजमेंट टू कास्ट और कम्युनिटी। इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका जीरो मतलब है। इस देश के आदिवासियों को द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से जीरो हासिल हुआ है, जीरो। इसलिए ये मत कहिए कि बीजेपी ने कोई बड़ा काम किया हो ऐसा। हालांकि आप अपने शब्द नहीं बोल रही हैं, आप बीजेपी को कोट कर रही हैं, लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आपने एक ब्राह्मण को राष्ट्रपति बनाया होता जो मणिपुर के लोगों के लिए सेंसिटिव होता, तो मुझको ज़्यादा खुशी होती। जी सर। आपने एक ऐसे ट्राइबल को बना दिया हु इज सो टोटली इनसेंसिटिव। मैं द्रौपदी मुर्मू की जगह रहता तो मैं राष्ट्रपति भवन को छोड़ देना पसंद करता, लेकिन छोड़ने के पहले एज अ फेयरवेल स्पीच आई वुड हैव स्कोल्डेड मणिपुर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। एक आदिवासी के लिए ये बेहतर होता राष्ट्रपति भवन को इस मुद्दे पर छोड़कर निकल जाना। जी। उनको मणिपुर के मुद्दे पर छोड़ देना था राष्ट्रपति भवन, अगर बोलने की हिम्मत नहीं थी तो। अगर बोलने की हिम्मत थी तो राष्ट्रपति को इतने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हुए हैं कि वो अपनी अप्रसन्नता, अपनी नाखुशी सेंट्रल गवर्नमेंट से जाहिर कर सकती थी। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने आदिवासियों के लिए धेला नहीं किया। बिल्कुल अफसोस तो है सर इस बात का, अनफॉर्चुनेट तो है। लेकिन सर अभी वक्त की हमें बहुत वी हैव रनिंग फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम। सर आप एक क्लोजिंग रिमार्क अपनी तरफ से जो ऐड करना चाहें इस पूरे आर्ग्यूमेंट पे, हमारे इस पूरे डिस्कशन पे, वो प्लीज़ ऐड करें, कुछ ऐसा जो मैंने मिस कर दिया हो। मेरा ये मानना है कि दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जिस तरह से हिंदुत्व का पीछा कर रही हैं, जिस तरह से ये गाय पर सवार हैं, जिस तरह से ये गाय के बछड़े को गोद में लेकर चल रही हैं, दोनों ही पार्टियां, दोनों ही प्रदेश में, मैं इसको लेकर बहुत निराश हूं। आपने मुझसे कांग्रेस के लिए कोई वर्ड ऑफ एडवाइस नहीं पूछा है, और मेरे साथ में काम किए हुए 3 जर्नलिस्ट भूपेश बघेल जी के पेड एडवाइजर्स हैं, इसलिए मुझको उनके काम में दखल देना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को इन दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, हिंदुत्व को इस तरह सिर पे नहीं बिठाना चाहिए कि आपके पैरों के नीचे अगर अल्पसंख्यक आ रहे हैं तो आपको दिख भी नहीं रहे हैं। सो वेरी वेल सेड एंड वेरी हार्ड हिटिंग। इनफैक्ट मैं इसे बहुत हार्ड हिटिंग कहूँगी कि कैसे एक हिंदुत्व प्लैंक पे चलकर दोनों पार्टी इलेक्शन के इस पूरे एक्सप्रेस पर सवार हो गई हैं, और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके तरफ दोनों पार्टीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक जो बहुत बड़ी बात आज सुनील कुमार जी ने कही, ये हम इस आर्ग्यूमेंट इसी आर्ग्यूमेंट के साथ हम अपने आज के इस डिस्कशन को ख़त्म करेंगे। लेकिन सर इस आर्ग्यूमेंट पर हम दोबारा एक पूरा एक नया एपिसोड बनाएंगे कि कैसे हिंदुत्व की तरफ टिल्ट हो रहा है छत्तीसगढ़ का पॉलिटिक्स, और ये अपने आप में एक नई बहस होगी। लेकिन आज के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आज के लिए बिल्कुल इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक पर। आज के लिए विदा दीजिए।